हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स विद सैंडी सेशन नंबर 55। मंडे 3 अगस्त का ये सेशन है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये रहे हमारे आज के 10 टॉपिक्स। दोस्तों याद रखिएगा, ये सब कुछ आपको सीए एटलस में ऑनलाइन उपलब्ध है और उसमें आप टॉपिक वाइज सब देख सकते हैं, रिलेटेड टॉपिक वाइज देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज देख सकते हैं और आपकी लर्निंग में 4 चांद लग जाते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक होगा इंडिया मस्ट वेट फॉर द ब्लूमबर्ग बॉन्ड इंडेक्स इंक्लूजन। भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इंटरनेशनल इंडेक्स में इंक्लूड कर लिया जाए। उसका फायदा यह होता है कि फिर मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट उन लोगों को इन बॉन्ड्स में करने ही पड़ते हैं। इंडेक्स में जो जो होता है उसमें फिर मैंडेटरी कुछ एक पोर्शन इन्वेस्टमेंट का आता ही आता है, लेकिन ब्लूमबर्ग ने अभी के लिए इसको टाल दिया है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिग मनी फ्लोइंग इनटू एआई एंड डेटा सेंटर्स। भारत में इस वक्त जो निवेश चल रहे हैं उसमें काफी बड़ा पैसा एआई और डेटा सेंटर्स में जा रहा है। हमारी इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है ये। हाउ ऑयल एंड कोल वर फॉर्म्ड। दोस्तों, आज सारी दुनिया फॉसिल फ्यूल पे टिकी हुई है। हम कितना भी रिन्यूएबल कर लें, अल्टीमेटली आधी से ज्यादा एनर्जी तो आज भी भारत की जीवाश्म ईंधन से ही आती है और उसमें प्रमुख है कोयला और कच्चा तेल। कैसे बना ये, आज उसको थोड़ा समझेंगे कि ये कैसे बना और क्या डायनासोरों ने वाकई बड़ी भूमिका इसमें निभाई है या वो तो सिर्फ एक साइड शो ही थे। देखते हैं वैसे आपको क्या लगता है, स्टारलिंक का एलियो सिस्टम काम कैसे करता है और क्या भारत कभी किसी दिन इसको बना सकता है। सरकार ने जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट बहुत डिलेड चल रहे हैं क्योंकि वॉर की सिचुएशन वगैरह, उस पर रिलीफ दे दी है। वैसे मैं आपको बता दूं, दुबई में जो मेरे खास लोग रहते हैं उनसे मैं कल रात को डिटेल बात कर रहा था, तो कुछ अच्छी खबर है। फाइनली उनका कहना है कि सिचुएशन धीरे धीरे दुबई में नॉर्मल हो रही है। प्रॉपर्टी प्राइसेस 15 से 20% डाउन है, जो पहले 50-60% डाउन हो गई थी, रिकवर हो गई है। तो ये तो कमाल हो गया। और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि 2-2.5-3 साल में वो पहले वाला दुबई या उससे भी बेहतर दुबई बन जाएगा। ये कल रात की फीडबैक है। अब आने वाले दिनों में युद्ध क्या शेप लेता है वो एक अलग बात है। मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट दे दिया। पॉसिबल है कि मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पर्दे के पीछे जाकर ईरानी लोगों से डील कर ली हो। याद रखना, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनका दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग होते हैं, हाथियों जैसे। ईरान और यूक्रेन युद्ध के लेटेस्ट कुछ बातें। दोस्तों, दुनिया में एक नई दवाई आई 3 साल पहले, GLP-1 ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, और इस दवाई ने लोगों को वजन कम करने में बहुत मदद की। तो ये एक तरह से जादुई दवाई थी। तो ये क्या है चमत्कार। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट विधेयक भारत सरकार लेकर आई है और उसका बहुत विरोध हो रहा है क्योंकि उसमें उसकी ऑटोनॉमी समाप्त हो जाएगी और उस पर कब्जा हो जाएगा। सरकार ने अर्बन डेवलपमेंट को लेकर अपने मंत्रालयीन अप्रोच में एक ढांचागत परिवर्तन किया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देखेंगे। हाउ कैन एआई हेल्प कॉमन इंडियन वर्कर्स। सामान्य भारतीयों को एआई से कैसे मदद मिलेगी। पढ़े लिखे भारतीयों को, व्हाइट कॉलर वालों की तो बात अलग है, लेकिन एक सामान्य भारतीय को कैसे मदद मिलेगी, अब हम उस पर बात करेंगे। तो ये है सारी कहानी। मजा आया टॉपिक्स देख के दोस्तों? मजा तो आपको हमारे करंट अफेयर्स विद सैंडी के ऑनलाइन रिसोर्स में ही आ रहा है। इंश्योर कीजिए कि आप इसे बहुत अच्छे से लगातार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से देखने पढ़ने की आदत डाल ली, अभी पासवर्ड हमने वही रखा है, इसको अगले सेशन के बाद चेंज करेंगे। याद रखिएगा, सारे सेशंस आपको इसमें मिलेंगे। आप सेशन वाइज लेफ्ट साइड बार से जा सकते हैं। ये मैं नए नए स्टूडेंट लगातार जुड़ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। आप जो हमारे 10 टॉपिक होते हैं जैसे साइंस एंड टेक, इस पे ऊपर क्लिक किया तो अभी तक के सारे टॉपिक एक साथ आ जाएंगे। आप इंडिविजुअल टर्म पे सर्च लगा सकते हो, आप हमें मैसेज यहां से भेज सकते हो, आप किसी भी इंडिविजुअल टॉपिक में डीप लेंस लगा के और गहराई से उसको जाके नीचे पढ़ सकते हो।
ये सब इसमें उपलब्ध है। रिलेटेड टॉपिक्स यहां से देख सकते हो। तो ये एक अद्भुत लर्निंग रिसोर्स बन रहा है। अब जैसे जैसे सेशंस बढ़ते जाएंगे ये और गहरा होता जाएगा। और ऑफ कोर्स आप इसे 50 भाषाओं में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। ये हिंदी में हो गया ट्रांसलेट। अब आप मुझे बताइए कौन देगा ऐसा रिसोर्स आपको? और ये सब एडिशनल है, हमने ये वादा किया ही नहीं था, ये एडिशनल बना दिया हमारी टीम ने। तो आपसे निवेदन है इसे रोजाना पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और इसकी आदत डालें, क्योंकि यही नॉलेज की आदत आपको जीवन में आगे ले जाएगी। आई विल ऑलवेज विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। शुरू करते हैं आज का काम। आज का हमारा पहला टॉपिक, जैसा मैंने आपको बताया, इंडिया हैज टू नाउ वेट। ब्लूमबर्ग बॉन्ड इंडेक्स में अभी हमको जगह नहीं दी गई है, आगे मिलेगी। ब्लूमबर्ग नाम की जो इंडेक्स सर्विसेज है उसने भारत सरकार के बॉन्ड्स को अभी इंक्लूड करने से मना कर दिया है ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में, ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में, क्योंकि उनका यह कहना है कि मार्केट रिफॉर्म्स हमें जैसे चाहिए अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो ये पोस्टपोनमेंट है, रिजेक्शन नहीं। तो ये जो BGA इंडेक्स है ये एक अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड का बेंचमार्क होता है। और अगर आप इसमें आ गए तो जो फॉरेन फंड्स होते हैं, जो बेसिकली इंडेक्स फंड्स होते हैं, कई फंड होते हैं, इक्विटी इंडेक्स फंड्स एंड बॉन्ड इंडेक्स फंड, इंडेक्स में जिसका भी नाम है ये उसमें पैसा लगा देते हैं, उनका मैंडेट ही ये होता है। तो भारत अगर एक बार बॉन्ड इंडेक्स में आ गया तो अपने आप सरकारी बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो उससे भारत को बहुत फायदा होगा, क्योंकि उससे आपको अपने बॉन्ड को लो कूपन रेट पे भी इशू करने में मदद मिलेगी। समझ गए? ब्लूमबर्ग ने कहा है कि भारत धीरे धीरे ग्लोबल मार्केट स्टैंडर्ड्स की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। हाल ही में भारत ने जो भी इंटरेस्ट और कैपिटल गेन्स हो रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से, उसके ऊपर के टैक्सेस हटा दिए थे ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए। और इसके पहले ये 12.5% हुआ करता था और विदहोल्डिंग टैक्स 20% हुआ करता था इंटरेस्ट पे। तो एक्चुअली उससे मिलने वाले रिटर्न्स बहुत कम हुआ करते थे और इसलिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भारत में रुचि खत्म सी हो गई थी। तो सरकार ने ये टैक्सेस हटाए, निर्मला जी ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फुली एक्सेसिबल रूट FAR को भी एक्सपांड कर दिया है, जिसमें 15 साल, 30 साल, 40 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिना किसी सीलिंग अपर लिमिट के विदेशी खरीद सकते हैं। और उस वजह से लगभग $7 अरब का फंड फ्लो आ गया। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों, भारत की पूरी कोशिश है कि वो इंडेक्स बास्केट में आ जाए। अब ब्लूमबर्ग जो है अलग अलग बॉन्ड इंडाइसेस चलाता है। एक तो सिक्योरिटाइज डेट का अलग इंडेक्स चल रहा है, कॉर्पोरेट बॉन्ड का अलग इंडेक्स चल रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड का अलग इंडेक्स चल रहा है। अभी हम ये गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स की बात कर रहे थे। और इस तरह से इनको बनाया जाता है। पहले आप टारगेट मार्केट तय करते हैं, फिर उसके लिए अपने नियम बनाते हैं, फिर उसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट बॉन्ड के वेट करते हैं और फाइनली रीबैलेंसिंग चलती रहती है हर 6 महीने में। तो इस प्रकार से ये एक बड़ा शानदार इंफोग्राफिक है जो आपको पूरा समझाएगा कि ब्लूमबर्ग के बॉन्ड्स इंडेक्स कैसे बनते हैं। समझ में आ गया? ये एक बहुत अच्छा इंफोग्राफिक है और इसको आराम से 10-15 मिनट लगा के आप पढ़िएगा डाउनलोड करने के बाद, ठीक है? हमारे लिए जरूरी यह है कि एक बार इंडेक्स में आ गए तो विदेशियों का पैसा अपने आप आने लगेगा, क्योंकि वो मैंडेट होता है कई इंडेक्स फंड्स का। हमारे लोकल डेट मार्केट को ग्लोबल विजिबिलिटी मिलती है, 5-10 साल में लिक्विडिटी डीप हो सकती है और बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी अगर डिमांड बढ़ेगा। मैंने कहा ना, आप कम कूपन रेट पे भी जारी कर सकते हो, तो ओवरऑल आपका इंटरेस्ट का बर्डन कम होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आज का दूसरा अपडेट, भारतीय इकोनॉमी में बहुत बड़े फंड्स AI और डेटा सेंटर्स की तरफ फ्लो होने शुरू हो गए, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है इनमें। और इन दिस सेंस द इंडियन मार्केट्स आर नाउ मिररिंग
the American economy. Although there is an order of magnitude higher investment happening in America, but in a sense we are now starting to mirror what's happening in America. आ गया समझ में? भारत में डेटा सेंटर इंडस्ट्री अब एक बहुत बड़ा एआई लेड इन्वेस्टमेंट साइकिल एक्सपीरियंस कर रही है। आज कंप्यूटिंग कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता है। क्लाउड सर्विसेज, डेटा लोकलाइजेशन रूल्स, डिजिटल कंजम्पशन इज राइजिंग, एआई वर्कलोड्स, इन सबको ज्यादा 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 कंप्यूटिंग चाहिए, तो उसके लिए बड़े 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 डेटा सेंटर बनाने पड़ेंगे। और अभी हालात यह है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का 40% तक पैसा इसी फील्ड में जा रहा है। अगर ये नहीं होता तो ये पैसा किसी और फील्ड में जाता है, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। समझ गए? डेटा सेंटर्स सेकेंड लार्जेस्ट रिसिपिएंट है इंस्टीट्यूशनल कैपिटल के, और 40% तक पैसा लेगा इसमें से निकाल के। भारत में 350 डेटा सेंटर्स थे इस साल की शुरुआत में, और हमारे मेट्रोज इसमें लीडिंग है। ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है। जो कैपेसिटी 6 साल पहले 375 मेगावाट थी, वो लगभग 5 गुना बढ़ के 1500 मेगावाट यानी 1.5 गीगावाट हो गई। और आज की तारीख में ऐसा कह रहे हैं कि 2030 तक 6.5 गीगावाट हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, $90 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लाइंड अप है, और अलग अलग प्रोवाइडर्स भारत में काम कर रहे हैं। अगर एआई की रेवोल्यूशन सही से हो गई तो ये सारे डेटा सेंटर्स प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर एआई की रेवोल्यूशन फुस्सी बम साबित हुई, जैसा कि अमेरिका में एआई बबल के रूप में उसको जाना जाता है, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट्स अपने आप में क्वेश्चनेबल हो जाएंगे और इनमें से बहुत सारे एनपीए बन जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, कोई गारंटी थोड़ी है। तो ये इतना अरबों डॉलरों का पैसा डेटा सेंटर में क्यों लगता है? एक चीज और बता दूं, डेटा सेंटर्स नौकरियां नहीं जनरेट करते हैं। एक बहुत भीमकाय डेटा सेंटर में आपको 50, 60, 70 लोगों की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा 50,000 लोगों की नहीं। तो याद रखिएगा, दीज आर नॉट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। लैंड एंड साइट डेवलपमेंट, पावर, बिल्डिंग एंड फिट आउट, कूलिंग सिस्टम, जीपीयू सबसे महंगे, स्टोरेज, नेटवर्किंग, बैकअप पावर, स्किल्ड ऑपरेशन स्टाफ, इस सब में बहुत पैसा लगता है। ये पैसा आता कहां से है? हाइपर स्केलर जैसे कि गूगल, प्राइवेट इक्विटी इन इंफ्रा फंड्स, बैंक्स, सॉवरेन वेल्थ फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, ये सब इसमें पैसा लगाते हैं। और पैसा कैसे फ्लो होता है वो भी इसमें समझाया गया है। तो अभी इस वक्त एक गोल्डन एज चल रहा है और सब इसमें पैसा लगा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ये आगे चलता रहेगा। एआई आ गया है, मशीन लर्निंग आ चुका है, वो हमेशा रहेगा, इंप्रूव भी होगा, बट उसका ऐसा मैसिव एक्सप्लोजन इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। सो देयर विल बी अ शेकआउट इन द इंडस्ट्री, ये अमेरिका में भी बोला जा रहा है। और उसका एक बड़ा कारण रहेगा चाइनीज मॉडल्स। एवरी वीक one new Chinese model is arriving which is almost on par with some frontier model of America. प्रॉब्लम यह है कि वो ओपन सोर्स भी हैं और वो सस्ते भी हैं, तो अमेरिका का पूरा कैपेक्स जो है वो ही खतरे में पड़ गया। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेंबरशिप ली, हमारे साथ जुड़े रहे, थैंक यू सो मच। लेवल 1, 2, 3, 4, 5 सभी में लगातार नॉलेज वीडियोस आते जा रहे हैं। जो भी लेवल आपको अच्छा लगे उसके साथ एक बार जुड़े और लंबे समय तक साथ रहें। आपको भी मजा आएगा और हमें भी काम करने में जोश आएगा। थैंक यू। आज का तीसरा अपडेट, ऑयल एंड कोल का निर्माण कैसे हुआ? यह है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का बड़ा मजेदार टॉपिक। आखिर करोड़ों करोड़ों सालों में कोयला और ऑयल गैस कैसे बने? ये सारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जीवाश्म ईंधन, जो करोड़ों सालों में बनते हैं। लेकिन दोनों की कहानियां अलग अलग हैं। अगर आप पेट्रोलियम की बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से बना है, इसकी बात हो रही है। पेट्रोलियम में डायनासोर्स का कोई ज्यादा रोल नहीं है।
एंशंट ओशंस 15 करोड़ साल पहले के जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड के ये जो मरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, अरबों की तादाद में, खरबों की तादाद में, इनके पूरे के पूरे एक्यूमुलेशन होने से करोड़ों सालों में, बरियल और कॉम्पैक्शन होने से ऑयल और गैस का निर्माण हुआ। गैस और नीचे के लेयर्स में से, ऑयल गैस के ऊपर के लेयर से। आपको समझ में आया? तो ऑयल और गैस का निर्माण मेनली फ्रॉम एंशंट मरीन ऑर्गेनिज्म से हुआ है। तो इसमें डायनासोर्स का कहीं कोई रोल नहीं था। अब कोयले की बात करते हैं। कोयला लैंड वेजिटेशन इसका सोर्स रहा है एंशंट वेटलैंड्स में से। कार्बोनिफरस पीरियड जो 30 करोड़ साल पहले था, हमारी पृथ्वी, देखिए हमारी पृथ्वी जो है वो 7-8 बार संपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर चुकी है। पूरा, यानी किसी को यकीन ही नहीं होगा कि ये फेज और ये फेज एक ही ग्रह के हैं, इतनी बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी एक जीवित ग्रह है। क्या मतलब है इसका? पृथ्वी का एक कोर है, ठोस लेकिन बहुत गर्म, और उसका एक आउटर कोर है जो गोल 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 घूमता रहता है। उसी से एक पूरी मैग्नेटिक फील्ड बनी है जिसने हमको जिंदा रखा है, सोलर रेडिएशन से बचा के, मैग्नेटोस्फीयर। और उसमें से निकलने वाली गैसेस और ऊपर का चलायमान क्रस्ट, ये सारी टेक्टोनिक प्लेट्स को चलाते रहता है। और ओशंस में से नीचे से गैसेस निकलती रहती हैं। कभी अगर मेथेन ज्यादा निकल गई, पूरी पृथ्वी बदल जाएगी, और उसमें इंसान का कोई रोल नहीं, ये अपने आप चल रहा है। तो करोड़ों करोड़ों सालों की साइकिलें आती रही और पृथ्वी खुद को बदलती रही। अब होता यह है कि जब जब एटमॉस्फेरिक गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन बदलते हैं, पूरी लाइफ बदल जाती है। देखिए 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी पे जायंट रेप्टाइल्स का राज था। डायनासोर का उदय 22.5 करोड़ साल पहले हुआ। उसके पहले जायंट रेप्टाइल्स थे। डायनासोर तो बेचारे मरते मरते बचे इनिशियली, बहुत मुश्किल से उनकी ग्रोथ हुई। रेप्टाइल्स और डायनासोर्स में बेसिक फर्क है, रेप्टाइल्स के पांव ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं, जैसे आज के क्रोकोडाइल्स हुए और बाकी के रेप्टाइल्स हुए, और डायनासोर के पांव सीधे। प्लस डायनासोर के लंग्स ज्यादा ऑक्सीजन को यूज करके तेजी से ग्रो होने के लायक बन गए थे। ये सब एवोल्यूशन का कमाल होता है। रेप्टाइल्स में वो लंग्स वाला, ऐसे बहुत सी चीजें थी जिन्होंने डायनासोर को अल्टीमेटली कई करोड़ साल में स्थापित किया। लेकिन डायनासोर भी कई बार मरते मरते बचे जब इस तरह के क्लाइमेटिक चेंजेस हुए। तो ये मैंने आपको पृथ्वी की पूरी साइकिल के बारे में बताया, और उसमें इंसान का कोई रोल नहीं होता है। वो अपने आप, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट चल रही है, नीचे का आउटर कोर गोल गोल घूम रहा है और गैसेस निकलती रहती हैं, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसमें अडेप्ट कर सकते हैं। तो लाइफ आती है, मरती है, नई लाइफ क्रिएट हो जाती है, ये चलता ही चला जा रहा है। तो दोस्तों, लैंड वेजिटेशन जो बेरी हो गई इस मैसिव प्लांट ग्रोथ के बाद, और दबती चली गई, दबती चली गई, दबती चली गई, दबती चली गई, तो उससे पीट, ब्राउन कोल, सब बिटुमेन, बिटुमेन, एंथ्रासाइट, ये बनता चला गया, बनता चला गया, बनता चला गया, बनता चला गया। डायनासोर्स का ओवरऑल बॉडी मास इतना कम था कि उनका ना तो कोयले में और ना तो ऑयल एंड गैस में कोई ज्यादा योगदान है। लेकिन बोलने के लिए हम बोलते हैं कि भाई डायनासोर मरे तो कोयला बना, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। दुनिया का पेट्रोलियम बनना शुरू हुआ माइक्रोस्कोपिक मरीन प्लांट, एल्गी, डायटम्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म से, जो ओशंस में आज भी भरे पड़े सब तरफ, आंखों से दिखते नहीं है। और कोयला तब बना जब टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन वाटर लॉग स्वाम्प में एक्यूमुलेट होती चली गई और वहां ऑक्सीजन कम था, तो उसने बायोलॉजिकल डीकंपोजिशन को स्लो कर दिया। तो बहुत धीरे धीरे डीकंपोजिशन हुआ, केमिकल ऑल्टरेशन हुआ। वो सबसे पहले केरोजन बना सोर्स रॉक में, और ऐसी एक लंबी हीट, प्रेशर और जियोलॉजिकल टाइम से उसका मेटामॉर्फोसिस हो गया, बहुत धीरे धीरे, करोड़ों सालों में। अब आज जब हम पेट्रोलियम और गैस फील्ड बनाते हैं, तो इन सब चीजों को जियोलॉजिस्ट लोग जो हैं ध्यान रखते हैं, और उस हिसाब से गैस फील्ड, पेट्रोलियम फील्ड को ढूंढा जाता है। हमने कल के सेशन में भारत का जो डीप सी एक्सप्लोरेशन है उस पर आपसे बात की थी, उस इंफोग्राफिक को एक बार फिर से देख लेना। अभी जो क्वालिफिकेशन है ना कोयले बनने का काम, उसमें पीट, लिग्नाइट, सब बिटुमेन, बिटुमेन, एंथ्रासाइट इस ऑर्डर में चलता है। और हायर रैंक में हमेशा कार्बन ज्यादा होता है, मॉइस्चर कम होता है। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चला।
आज की दुनिया में क्योंकि कच्चे तेल की ही लड़ाई चल रही है, पूरा ईरान का युद्ध उसी पे टिका है, तो थोड़ा इसके बारे में जान लेने से कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, आपकी राय क्या है कमेंट थ्रेड में बताते चलिए। और याद रखिएगा, जो ऑनलाइन रिसोर्स हमने आपके लिए बनाया है, इस ऑनलाइन रिसोर्स को कंटिन्यूसली यूज करें। इस ऑनलाइन रिसोर्स में सब कुछ आपके लिए अप टू डेट रहता है। हमारे सारे के सारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को इसके पासवर्ड दिए गए हैं। अगर आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं हैं और ये सेशन हमने इंटरनेट पे फ्री जारी किया है, तो दोस्तों ज्वाइन कीजिए हमारी मेंबरशिप लेवल 3, 4 या 5 में, और ये सारी सर्विसेज आपको भी बढ़िया से मिल सकती हैं। दोस्तों, ग्लोबल अफेयर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका नॉलेज सेंटर यानी वेबसाइट रेडी है। आप ही के सजेशन पे हमने वो साइट बनाई है, उसको यूज करें। सारे सेशंस का कंटेंट और उसमें भी ट्रांसलेटेड कंटेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। लिंक नीचे दी हुई है। आज का चौथा अपडेट, इलॉन मस्क ने स्टारलिंक बनाया लो अर्थ ऑर्बिट सिस्टम। तो ये क्या है और दुनिया में आज ये इतना बड़ा कैसे बन गया, और चाइना कैसे अपने खुद का 1500 से 2000 सैटेलाइट का एक नेशनल सिस्टम ला रहा है, क्योंकि वो स्टारलिंक नहीं चाहता कि कल चाइना में कोई गड़बड़ पैदा करे। जब ईरान में तख्ता पलट की कोशिशें हो रही थी, उस वक्त स्टारलिंक के हजारों सेट ईरान में भिजवाए गए थे और यहां वहां से विद्रोही घुसड़े गए थे कि चलो क्रांति करेंगे। तो फिर सारे स्टारलिंक के सेट्स को जब्त किया गया। चाइना के स्पेशल मशीनों से स्टारलिंक के जो सिग्नल सारे थे उनको ब्लॉक करवाया गया, और वहां पे जो ये एक एनफोर्स क्रांति करवाने की पश्चिम की कोशिश थी उसको रुकवाया गया। ये सब डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं ईरान के। स्टारलिंक ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करता है एलईओ से, और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो 36,000 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं। एलईओ जो होते हैं ये बहुत कम 200, 500, 800 के किलोमीटर की हाइट पर होते हैं। इन सिस्टम्स में फेस्ड अरे एंटीनास, वेरी फास्ट मूविंग सैटेलाइट्स, ग्राउंड गेटवेज, रेडियो फ्रीक्वेंसी लिंक्स एंड ऑप्टिकल लिंक बिटवीन सैटेलाइट होती है। और ऐसा करके एक पूरा जाल बिछाया जाता है, और फिर आपको वादा किया जाता है कि आपके पास अगर रिसीवर आपने हमारा खरीद लिया तो आप दुनिया में कहीं भी जाएं आपको इंटरनेट तो मिलेगा ही मिलेगा। और इस तरह से एक पूरा रेवेन्यू मॉडल इलॉन मस्क ने इसका तैयार किया। 550 किलोमीटर की हाइट पर इलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट चलते हैं ज्यादातर, तो उस वजह से लेटेंसी कम हो जाती है, जो टाइम लगता है रिस्पॉन्स में। फेस्ड अरे एंटीना इसमें चल रहे हैं। Relative phase of signals from numerous antenna element to steer its radio beam electronically, उसको कहते हैं phased array terminal and antenna। स्टारलिंक के सैटेलाइट KU बैंड फेस्ड अरे एंटीना यूज करते हैं हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन के लिए, और गेटवेज और न्यूअर बैकहॉल सिस्टम हायर फ्रीक्वेंसी के लिए KA बैंड यूज करते हैं। तो KU बैंड जो होता है वो हाई बैंडविड्थ के लिए है, और KA बैंड जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल में उतरने की जरूरत नहीं, बट एक बेसिक एक बार तो पता होना ही चाहिए। एक लो अर्थ ऑर्बिट का जो सैटेलाइट है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत तेजी से घूमता है, नहीं तो वो नीचे गिर जाएगा ना। सैटेलाइट्स का बेसिक सिद्धांत ये होता है कि ग्रेविटी के पुल को आपको वेलोसिटी से बैलेंस आउट करना है। तो जितना जितना सैटेलाइट अर्थ के पास आता जाएगा वो उतना फास्ट रहेगा, अगर उसको गिरना नहीं है तो, क्योंकि ग्रेविटी उतनी ज्यादा पुल करेगी। तो ये बेसिक ऑर्बिटल मोशन के कुछ जो रूल्स होते हैं फोर्स बैलेंसिंग के, वो है। स्टारलिंक की करंट सैटेलाइट डिजाइन में 3 ऑप्टिकल इंटर सैटेलाइट लिंक्स ऑपरेटिंग एट 200 गीगाबाइट्स पर सेकेंड ईच है, और लेजर बेस्ड स्पेस नेटवर्क से ये ऑपरेट करती है बिफोर रीचिंग अ गेटवे। सैटेलाइट आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर फाइनली गेटवे पे सिग्नल ट्रांसमिट कर देते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट यानी 500, 550, 600 किलोमीटर, जियो स्टेशनरी यानी 36,000 किलोमीटर। तो सिग्नल यहां बहुत जल्दी आ जाता है, वहां उसको थोड़ा सा समय लगता है, लेटेंसी कई गुना बढ़ जाती है उसमें। हालांकि जियो स्टेशनरी के अपने दूसरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूज हैं। स्टारलिंक के सैटेलाइट में आर्गन आयन थ्रस्टर्स होते हैं। अगर उसको ऑर्बिट अपनी ऊंची करनी है तो उसमें थ्रस्टर्स लगे हुए हैं। डायरेक्शन चेंज करनी है, मनूवरिंग करनी है, कंट्रोल डी ऑर्बिटिंग खराब हो गया नीचे उतार के लाना है, ये सब इसमें दिए हुए हैं।
तो ये एक स्पेस में साइंस फिक्शन को जिंदा कर दिया है। और आज की तारीख में भारत के पास अपना कोई स्टारलिंक नहीं है। हमारे पास अपना एक IRNSS होता था नाविक, उसके 7 में से 4 सैटेलाइट बंद हो चुके हैं। तो इस वक्त भारत के पास अपना खुद का छोटा सा GPS भी नहीं है। हम पूरी तरह अब दूसरों पे आश्रित हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भारत सरकार को 1000-2000 सैटेलाइट का इसरो के जरिए एक सॉवरेन अपना खुद का भारत विजन बनाना चाहिए। हम जिस दुनिया में अब आ गए हैं जियोपॉलिटिकली, वहां खुद का इस तरह से एक सिस्टम नहीं होना एक सॉवरेन के लिए भविष्य में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। 5वां अपडेट, जितने भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट डिले हो गए हैं भारत में, उनको सरकार की तरफ से रिलीफ दी जा रही है, रेरा रिलीफ। हाउसिंग मिनिस्ट्री ये बोल रही है कि जो राज्य की रियल एस्टेट रेगुलेटर्स हैं रेरा के, पश्चिम एशिया में जो युद्ध हुआ उससे जो सप्लाई टूट गई, 4 महीने का एक्सटेंशन दे दो प्रोजेक्ट्स को, ताकि वो प्रोजेक्ट सब कंप्लीट हो सके बिना बैंकरप्सी डिक्लेयर किए। ये कोई ऑटोमेटिक नेशन वाइड एक्सटेंशन नहीं है और इंडिविजुअल स्टेट रेरा अथॉरिटीज ही तय करेंगी क्या करना है। ये जो एडवाइजरी दी गई है ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए है जिनका ओरिजिनल रिवाइज्ड और प्रीवियसली एक्सटेंडेड कंप्लीशन डेट 28 फरवरी थी इस साल की। अब उसके बाद तो युद्ध हो गया, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल और दूसरी चीजों की कमी हो गई। तो फिर इन कंपनियों की क्या गलती है? और इसलिए सेक्शन 6 ऑफ रेरा एक्ट वगैरह में एक्सटेंशन ऑफ प्रोजेक्ट अवेलेबल होता है, सरकार ने वो दे दिया है। तो बेसिकली इनका कहना यह है कि हम नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से डूबे, फिर इन्वेस्टर्स का नुकसान हो जाता है। समझ में आ गया? एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। और इसको फोर्स मेज्योर कहते हैं। एक्ट ऑफ गॉड हो गया है और इसमें कंपनी कुछ नहीं कर सकती, तो उसमें फोर्स मेज्योर क्लॉज एक्टिव हो जाता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब आते हैं लेटेस्ट ईरान और यूक्रेन युद्ध के क्या क्या अभी घटनाएं हुई हैं। ईरान कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका और उसके अलाइड देश और ईरान की तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं बिल्कुल अनसर्टन है, पता ही नहीं है क्या हो रहा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से डिसरप्टेड है। अमेरिका रोज धमकियां दे रहा है, ईरान उससे बड़ी धमकियां दे रहा है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के युद्ध में भयानक हमले दोनों तरफ से जारी हैं, ड्रोन्स हो, ग्लाइड बॉम्ब्स हो, इंफ्रा अटैक्स हो, बहुत भयानक रोजाना जारी है। मतलब जितना डैमेज अमेरिका ईरान वॉर में नहीं हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा डैमेज यूक्रेन रशिया के युद्ध में इस वक्त चल रहा है। किसी ने सोचा नहीं था 4.5 साल बीत जाने के बाद भी यह सब चलेगा। अमेरिका यह कह रहा है कि भाई हमने फिलहाल हमारे अटैक्स बंद कर रखे हैं और हम तो डिप्लोमेसी को एक चांस देना चाहते हैं। और ईरान ने साफ बोल दिया कि जब तक हमारी शर्तें मानी नहीं जाएंगी आगे कोई डिप्लोमेसी होगी नहीं, क्योंकि ईरान को पता है कि ट्रंप के सामने 90 दिन बाद एक बहुत बड़ा चुनाव है। तो ट्रंप गले गले तक फंसे हुए हैं और ईरान उनको निकलने देना चाहता नहीं है। ईरान ने ओमान के साथ जो डिस्कशंस किए हैं आप जानते ही हैं, ये ईरान है और ओमान, तो ये यहां पे हॉर्मुज पे दोनों का ही कंट्रोल है। टेम्पररी सेफ पैसेज देने की डील पर चर्चा चल रही है, लेकिन ईरान इज वेरी क्लियर कि ये कुछ भी ऐसा अमेरिका के दबाव में नहीं किया जाएगा और हमें कोई जल्दी है ही नहीं किसी भी चीज की। तेल की कीमतें लगातार बढ़ नहीं रही हैं। जब जब अमेरिका बोलता हम अभी हमला नहीं करेंगे, तेल की कीमतें एकदम से नीचे आ जाती हैं। तो ये भी आरोप लग रहे हैं कि न केवल ट्रंप ऑयल मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ हद तक ईरान भी तो मैनिपुलेट कर रहा है। अब इस तरह की बातें भी होने लग गई हैं। शिपिंग एक्सेस हॉर्मुज की पूरी तरह अनसर्टन है, किसी को नहीं पता आगे क्या होगा। और ओपेक प्लस जो है, जिससे यूएई ने खुद को अलग कर लिया था कुछ महीने पहले, उसने आने वाले सितंबर में अपने प्रोडक्शन कोटा को पर डे बढ़ा दिया है। लेकिन होगा क्या अगर बाबल मंदब रेड सी भी बंद है, हॉर्मुज भी बंद है, तो ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन निकलेगा कहां से बाहर? या तो शायद ओपेक प्लस को उम्मीद है कि सब रिजॉल्व हो जाएगा। रशियन एयरक्राफ्ट अब सीधे सीधे सिविलियन एरियाज पे भी अटैक कर रहे हैं। हम यूक्रेन की बात कर रहे हैं और
दोनों तरफ से लिटरली नो होल्ड्स बार्ड युद्ध इस वक्त चल रहा है। मौतें हो रही हैं और रुकने का कहीं से कहीं कोई सिग्नल मिल ही नहीं रहा है, ना नेटो की तरफ से, ना यूक्रेन की तरफ से, कहीं से भी कोई ऐसा शांति प्रस्ताव नहीं दिया जा रहा है कि चलिए इसको खत्म करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। इट इज ऑलमोस्ट एज इफ दे वांट टू एस्केलेट इट फर्दर। बीच बीच में शांति की बातों का सिग्नल आता है, लेकिन ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं आ रहा है कहीं से भी। तो देखिए दुनिया किस हालत में ले जाके खड़ी कर दी गई है, और इसके लॉन्ग टर्म असर नेगेटिव ही होंगे, एंड द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड इट। अब इसके सेकेंड और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स ये होंगे कि अब आने वाले समय में ईरान की रीजनल हेजेमनी स्थापित हो जाएगी, हो ही गई है ऑलमोस्ट, और ईरान अपने तरीके से उस सिचुएशन को देखेगा, जिसका असर इजराइल पर और ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट पर आना निश्चित है, जिसका फिर और आगे असर दूसरे देशों पर आएगा जो इजराइल के साथ अलाइन हो चुके हैं। दोस्तों हमारे डेटाबेस के साथ जरूर जुड़िएगा, अपने मोबाइल फोन से इसको स्कैन करें, एक फॉर्म खुलेगा, उसमें अपना ईमेल दे दें। हमारी टीम हफ्ते में 4 से 5 बार जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हमने बनाए, जो ब्लॉग्स अपडेट हुए, उसकी जानकारी एक सिंपल से ईमेल से दे देती है। आपको काफी उससे फायदा होगा। थैंक यू। आज की 7वीं अपडेट। कुछ सालों पहले एक वंडर ड्रग आया वजन घटाने का, जिसको कहा गया GLP-1, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। इनिशियली तो लोगों ने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब लोगों के वजन घटने लग गए 10 किलो, 15 किलो, 17 किलो, तो फिर यह पता चला कि यह GLP-1 तो एक क्रांतिकारी दवा है। कैसे है क्रांतिकारी? ये जो GLP-1 मेडिसिन है, ओबेसिटी ट्रीटमेंट, मोटापे के इलाज को कैसे कंट्रोल करता है? सबसे पहले आपकी भूख को कम कर देता है, ब्लड ग्लूकोज पे नियंत्रण कर लेता है, और फूड इंटेक को बदल देता है आपकी। लेकिन हो यह रहा है कि अब न केवल जो डायबिटिक हैं, बल्कि सामान्य जनता जिनको डायबिटीज नहीं भी है, उन्होंने भी आगे बढ़ के वेट लॉस के लिए इस तरह के ड्रग्स को रैंडमली लेना शुरू कर दिया, जो एक्चुअली बहुत रिस्की होता है। GLP-1 मेडिसिन क्या करती हैं? वो जो शरीर में बनने वाले वास्तविक हार्मोन होते हैं उनकी नकल करती है, और हमारे दिमाग को यह सिग्नल भेजती है कि नहीं, मेरा तो पेट भरा हुआ है और अभी मुझे कुछ भी खाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे ब्रेन को यह झूठा सिग्नल जाता है कि कुछ भी खाने की जरूरत नहीं, पेट तो भरा हुआ है। आप समझ रहे हैं? तो इस वजह से ओवरऑल आपके शरीर में फूड इंटेक रेगुलेट हो जाता है, और अलग अलग तरीकों से ब्लड शुगर पे यह कंट्रोल करने में मदद करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो यह साइंस का गजब का चमत्कार है। इसमें जो मेजर ड्रग टाइप्स आज हैं, सेमाग्लूटाइड है, लीराग्लूटाइड है, टर्जेपेटाइड है, और दूसरे इंजेक्टेबल और ओरल फॉर्म्स हैं, और ये सारे प्रॉपरली अप्रूव्ड हैं बाय अथॉरिटीज। तो जो सेमाग्लूटाइड वगैरह हैं वो GLP-1 रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, और बाकी के कुछ और टेक्निकल बातें इसमें दी हुई हैं। और ये सारी क्रांति अमेरिका से शुरू हुई थी, और उसके बाद अब ये पूरी दुनिया में फैल गई है। भारत में भी पिछले 6 महीने से ये काफी बिक रही है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट कुछ लोगों पर आ सकते हैं। अगर डॉक्टर्स की एडवाइस के बगैर ही आपने खुद ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और अनाप शनाप डोज लेने लग गए, आपको उल्टी आएगी, मितली आएगी, डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेट दुखेगा, हेडेक हो सकता है। ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट। उस केस में दवाई लेना बंद करना पड़ता है, और फिर कुछ गहरे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं अगर बिना डॉक्टरी एडवाइस के लिया तो। दोस्तों, जब इसका पेटेंट अभी हाल में एक्सपायर हुआ था, तो भारत की कंपनियों ने जेनेरिक ब्रांड्स लॉन्च कर दिए जो उससे बहुत सस्ती होती हैं। ये इसके साइड इफेक्ट। और वेट लॉस में इसमें कोई शक नहीं कि GLP-1 ने कमाल किया। साथ ही साथ GLP-1 को शरीर के दूसरे अंगों के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। जैसे अगर किसी को हार्ट डिजीज है और वो GLP-1 लेता है, तो उसका वजन भी कम होता है और उसका हार्ट और तंदुरुस्त हो जाता है पहले से। तो ये सब चीजों ने इस व्यापार को बहुत बड़ा बना दिया, इस दवाई के व्यापार को। किसी ने सोचा नहीं था 3 साल पहले ऐसा होगा, लेकिन यह हुआ। आज की 8वीं अपडेट।
इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो प्रशांत महालनोबिस ने आज से 100 साल पहले स्थापित किया था, 80 साल पहले स्थापित किया था, उस आईएसआई बिल को भारत सरकार लेकर आई है और उसका काफी विरोध हुआ है। यह बिल इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एक्ट 1959 को रिप्लेस कर देगा एक नए वैधानिक फ्रेमवर्क से। प्रपोजल विल इनकॉर्पोरेट आईएसआई एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेट, जिससे सरकार का सीधा कंट्रोल इसके ऊपर आ जाएगा। 11 मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर बनेंगे, जिसमें 5 एक्सटर्नल एक्सपर्ट, 5 इंटरनल मेंबर और एक सरकारी नॉमिनी होगा। एक एकेडमिक काउंसिल बनाई जाएगी और सरकार ये कह रही है कि नहीं नहीं, हम तो इसको सुधारने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वहां के फैकल्टी और स्टूडेंट्स का कहना है कि न तो हमसे सही ढंग से कंसल्टेशन किया गया, ना कुछ, और बेसिकली सरकार हमारी ऑटोनॉमी समाप्त करने के लिए कर रही है, जैसा बाकी के सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ऑलमोस्ट हो चुका है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो हो ही गया था। अब ये एक एक करके इस तरह के इंस्टीट्यूट्स के भी कानून आते जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। और ये एक भारत की बहुत बड़ी संस्थान है जिसने गजब का काम किया है। आज का 9th अपडेट, सरकार ने शहरी विकास को लेकर अपनी अप्रोच को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यूनियन गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, अब हम उसको 2 अलग अलग विभागों में बांट रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर को 2 अलग अलग विभागों में अब हम बांट देंगे। पहला होगा डिपार्टमेंट ऑफ कैपिटल डेवलपमेंट, राजधानी विकास विभाग। इसमें केवल एनसीआर की जिम्मेदारी रहेगी, मुख्यतः दिल्ली की, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि दिल्ली जैसी होनी चाहिए वैसी है नहीं अभी। और दूसरा होगा डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास विभाग। इन दोनों का फोकस एरिया अलग होगा। जो पहला है डीसीए, उसको बोला गया भाई तुम दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पे फोकस करो, और जो दूसरा है उसको बोला गया है कि भाई इसके अलावा बाकी के भारत पे फोकस करो। नए सेक्रेटरी दोनों के लिए अपॉइंट हो गए हैं और इस पुनर्गठन का लक्ष्य यह दिया है कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी सुधारना है, एफिशिएंसी सुधारना है और हमारे शहरों को बेहतर बनाना है। याद रखिए 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का प्रोजेक्ट 2015-16 में लॉन्च किया गया था और उसमें यह वादा था कि 2020-22 तक कम से कम 10 से 20 शहर भारत के यूरोपियन लिविंग स्टैंडर्ड्स के लायक बना दिए जाएंगे। तो वो प्रोजेक्ट्स अपनी जगह जो है एक बहुत बड़ी कहानी है अपने आप में। आपकी क्या राय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे बताइएगा। तो सरकार ये बोल रही है कि लिवेबिलिटी, अर्बन रेजिलियंस, वाटर सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग हमारे प्रमुख लक्ष्य होंगे। बिल्कुल यही बातें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी हुई थी। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। वी कैन ओनली विश देम ऑल द बेस्ट। आज का हमारा 10वां अपडेट। दोस्तों, एआई पे अपडेट देने से पहले हमारा बिलियन होप्स का भी चैनल है और वहां पे भी मेंबरशिप के बहुत बढ़िया बढ़िया टीयर्स उपलब्ध हैं। आइए ज्वाइन कीजिए और उसका लाभ लीजिए। थैंक यू सो मच। अगर हम कॉमन इंडियन वर्कर्स की बात करें, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स की नहीं, तो क्या एआई भारत के किसानों को, दुकानदारों को, आर्टिजन्स और वेंडर्स को, फ्रंटलाइन स्टाफ को, ड्राइवरों को, तकनीकी लोगों को किसी तरह मदद कर पाएगा? अगर भारत में गहरा प्रभाव लाना है तो हमें उसे एक सस्ता असिस्टेंट बनाना पड़ेगा सामान्य भारतीयों के लिए। नीति आयोग ने अभी एक इंक्लूसिव एआई रोड मैप तैयार किया है, इसलिए मैंने ये न्यूज ली है आपके लिए। और नीति आयोग ये कह रहा है कि 49 करोड़ असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए हम चाहते हैं कि एआई लाया जाए। आज भारत में भाषणी प्लेटफॉर्म ऑलरेडी चालू है। स्पीच ट्रांसलेशन टेक्स्ट इंडियन लैंग्वेजेस में भाषणी काफी अच्छी एक्यूरेसी के साथ दे रहा है। 36 भाषाओं को वो अच्छे से करता है और उसमें 23 वॉइस लैंग्वेजेस भी हैं। 800 सरकारी वेबसाइटों पर वो उपलब्ध भी है। किसान जो हैं वो भारत विस्तार का मल्टीलिंगुअल और वॉइस फर्स्ट सिस्टम यूज कर सकते हैं और ये ऑलरेडी ऑन है ये सिस्टम, और उसको कई जिलों में पायलट बेसिस उसके सफल भी रहे।
शॉपकीपर और छोटे एंटरप्राइजेस एआई की मदद से इनवॉइसेस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, स्टॉक समरी ये सब बना सकते हैं, जिससे उनका डे टू डे का हेडेक काफी हद तक कम हो सकता है और इस प्रकार से वो मेन काम पे ज्यादा फोकस करें बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलोड के। और बहुत सारी चीजें वो फ्री में भी कर सकते हैं, उसके लिए उनको ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें काफी रिस्क भी होती है, प्लानिंग के साथ करना पड़ता है। Artisans, street vendors, and self-employed workers can use AI for translation, digital catalog, market discovery, pricing information. आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और दूसरे ये स्पीच ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्म कंप्लीशन, रिमाइंडर्स इनके लिए यूज कर सकते हैं। ड्राइवर्स, टेक्नीशियंस और इंडस्ट्रियल वर्कर्स रूट ऑप्टिमाइजेशन, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, विजुअल क्वालिटी चेक्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दुनिया में आईएलओ कहता है कि 25% जॉब आज की तारीख में जनरेटिव एआई को ऐसे ना वैसे यूज कर ही रहे हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में अगर भारत के इस आम वर्कर तक हम किसी तरह एआई ले जा पाए और वो कॉन्फिडेंटली अपने मोबाइल फोन के थ्रू बेसिक एआई यूज करने लग गया, तो फिर एआई भारत में गहरी जड़ें जमा लेगा। नहीं तो फिर ये थोड़ा सा हल्का फुल्का खेल रह जाएगा। देखते हैं अगले 5 साल में पता चलेगा। प्यारे दोस्तों, लंबे समय तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सपोर्ट करते चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाला सेशन हम सभी के लिए चैनल पर फ्री इंटरनेट पर उपलब्ध कराएंगे। इसको देखकर उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी लगेंगी हमारी सर्विसेज और आप तुरंत हमारा लेवल 3 या 4 और 5 पे तो पूरा यूपीएससी का कोर्स उपलब्ध है, आज के आज ज्वाइन भी करेंगे। थैंक यू सो मच। ग्लोबल अफेयर की वेबसाइट आपका इंतजार कर रही है, आइए, पढ़िए और आगे बढ़िए। अब सेशन को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।